क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी और क्रांति उड़ीसा डिजिटल न्यूज चैनल की तरफ से आपको स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का विषय है उड़ीसा में प्रिंट मीडिया। करीब 102 साल पहले 1919 में कटक से प्रकाशित हुआ था समाज। कटक के निमचोड़ी एवं भाषाकोश में मुकुर प्रेस में यह पेपर सबसे पहले निकला 1919 में। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास इसके संस्थापक थे, संपादक भी थे। बहुत बड़े प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी थे, महात्मा गांधी के शिष्य थे। महात्मा गांधी को उड़ीसा में प्रथम 1921 में पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास और मधुसूदन दास इन ही लोगों की चेष्टा से वो प्रथम महात्मा गांधी उड़ीसा के दौरे पर आए थे, कटक में आए थे। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। करीब 15-20 साल तक यह अखबार निमचोड़ी भाषाकोश के मुकुर प्रेस से प्रकाशित होता रहा। फिर इसको वो शिफ्ट कर दिए बक्सोजार के अपने कार्यालय में, जो आज भी वहीं से दैनिक उड़िया अखबार समाज प्रकाशित हो रहा है निरंतर। 102 साल से यह अखबार चल रहा है। 2019 में इसके स्थापना के शताब्दी समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम एम वेंकैया नायडू कटक पधारे थे। यहाँ जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में इसका एक फंक्शन रखा गया था। उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के गवर्नर भी शरीक हुए थे। इन्होंने समाज की भूरी प्रशंसा की और समाज का किस तरह दैनिक उड़िया अखबार समाज का किस तरह भारत के मुक्ति संग्राम में, भारत के स्वाधीनता संग्राम में इनका किस तरह इस अखबार का कैसे कैसे योगदान रहा, इस विषय में उन्होंने काफी तारीफ की अखबार की। 1942 के अगस्त 9 में और एक अखबार कटक से निकला जिसका नाम था दैनिक प्रजातंत्र। उड़िया अखबार ही था और इसके संस्थापक थे डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, जो पीछे स्वाधीनता पश्चात वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। अनडिवाइडेड महाराष्ट्र गुजरात के वो गवर्नर भी थे और केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। इंडस्ट्रीज में फर्स्ट भारत सरकार में पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर हरे कृष्ण महता भी थे। इनके द्वारा स्थापना किया गया था दैनिक प्रजातंत्र। ये दैनिक प्रजातंत्र ने भी भारत के स्वाधीनता संग्राम में काफी योगदान दिया। स्वाधीनता सेनानियों की बातें उनको उन्होंने काफी तरजीह दी और अंग्रेजों के विरुद्ध में इन्होंने काफी लेखनी की और काफी स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को ये लोग प्रेरणा देते रहे। तीसरा अखबार जो उड़ीसा से निकला कटक शहर से, उसका नाम था मातृभूमि। इस मातृभूमि प्रेस की स्थापना स्वर्गीय बालकृष्ण कौर, जो उड़ीसा के प्रख्यात साहित्यकार थे, उड़िया साहित्यकार थे, इनके द्वारा दरगाह बाजार में मातृभूमि प्रेस में मातृभूमि दैनिक उड़िया अखबार की स्थापना हुई। एवं यह अखबार भी काफी नामी कटक में रहा, उड़ीसा में रहा। ये तीनों अखबार काफी उड़ीसा में प्रचलित थे, उड़ीसा भर में इनका काफी नाम भी था। चौथा अखबार कटक की धरती से निकला कलिंगा। इस अखबार को निकाले थे उड़ीसा के और एक मुख्यमंत्री बिजू पटनायक जी ने। बिजू पटनायक का अपना पैतृक निवास स्थान है तुलसीपुर में, आनंद भवन। उसी स्थान पर पैदा हुए हैं हमारे आज के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उसी स्थान आनंद भवन से यह अखबार निकला था कलिंगा। करीब 15 साल चला। 1960 के दशक में आरंभ हुआ और 1970-75 के आसपास तक ये चला। उसके बाद यह अखबार बंद हुआ। उसी दरमियान जब यह अखबार बंद हुआ, उसी दरमियान और एक अखबार कटक से उड़िया अखबार निकला था, दैनिक जनशक्ति। ये जनशक्ति अखबार ओमपी छत पर, अभी जहां पर उड़ीसा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का कार्यालय स्थित है, उसी जगह पर यह दैनिक जनशक्ति का कार्यालय था। दैनिक जनशक्ति की प्रेस थी, वहीं से यह अखबार छपता था। इसकी स्थापना की थी उड़ीसा के और एक मुख्यमंत्री बीरेन मित्र ने। इसके पश्चात भुवनेश्वर से और एक मुख्यमंत्री जो हुए उड़ीसा के राजेंद्र नारायण सिंह देव, उन्होंने अपना एक अखबार निकाला दैनिक स्वराज्य। ये शहीदनगर भुवनेश्वर से निकलता था। इसके पश्चात और एक उड़िया दैनिक अखबार निकाले और एक मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी ने, धरित्री। इस तरह अगर देखा जाए तो जितने भी अखबार उड़ीसा के निकले हैं, करीब करीब सारे अखबार उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो रहे हुए हैं उन्हीं के द्वारा प्रकाशित, उन्हीं के द्वारा संचालित ये अखबार है। इसके पश्चात
एक और अखबार निकला, उड़िया अखबार भुवनेश्वर से, जिसका नाम संवाद। सौम्य रंजन पटनायक जो अभी इसके प्रधान संपादक है एवं मैनेजमेंट में है, उनके ससुर जी थे जानकी वल्लभ पटनायक। ये पत्रकारिता की इनकी लंबी इनको तजुर्बा था। ये यहाँ पर कटक से जो प्रकाशित होता था प्रजातंत्र, इसके लंबे समय तक ये एडिटर भी थे। इसी के तजुर्बे के आधार पर उन्होंने अपना एक अखबार निकाला, दैनिक संवाद, और उनके दामाद ये काम उस समय भी संभालते थे, आज भी संभालते हैं, और बहुत अच्छा अखबार भी है, लोकप्रिय अखबार भी है। इस तरह का देखा जाए, उसके पश्चात, इस संवाद के पश्चात और एक अखबार भुवनेश्वर से निकला, दैनिक समय। इसे निकाला और एक उप मुख्यमंत्री बसंत बिस्वाल जी ने। बसंत बिस्वाल जी के पश्चात उनके सुपुत्र लोग आज इसका काम देखते हैं, बखूबी वो लोग इसका संपादन वगैरह भी करते हैं, देखते हैं काम। इस तरह का देखा जाए तो उड़ीसा में करीब करीब जितने भी उड़िया अखबार निकले हैं, सारे उड़ीसा के जो किसी समय में मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हीं के द्वारा स्थापित और इन्हीं के द्वारा संचालित अखबार समूह है। लेकिन अगर हम लोग इसको भारत के साथ तुलना करें तो ऑल इंडिया में सिनेरियो कुछ दूसरा है। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो हिंदी अंग्रेजी के बड़े बड़े अखबार जितने भी हैं, वो सब पूंजीपतियों द्वारा स्थापित और संचालित हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है नवभारत टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया तो खुद एक अंग्रेजी अखबार है। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, जो कि बिरला ग्रुप के द्वारा संचालित है। टाइम्स ऑफ इंडिया साहू जैन के परिवार के द्वारा संचालित है। इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयल का परिवार द्वारा संचालित है। तो वहां जो कॉर्पोरेट हाउस के बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा अखबार निकाले जाते हैं भारतवर्ष में, या निकले हैं, वहीं उड़ीसा की माटी का यहाँ तजुर्बा दूसरा है। उड़ीसा में जो अखबार निकलता है, उड़िया अखबार, और जो सफल भी हुए हैं, वो सारे अखबार उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के द्वारा ही निकले हैं। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी अखबार के बारे में। 1995 के आसपास, माने 2000 के प्रारंभ में, 2000 के जस्ट पहले, यहाँ इंडियन एक्सप्रेस नाम का एक अखबार भुवनेश्वर से प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया आया, स्टेट्समैन, टेलीग्राफ, पायोनियर वगैरह अखबार आए। और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की इकोनॉमिक टाइम्स, और इसकी और एक ग्रुप की जो है हिंदू अखबार भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ भी 2-3 साल पहले, जो कटक में जगतपुर में इसका प्रकाशन होता है। जगतपुर में इसका छपाई होती है, भुवनेश्वर में इसकी दफ्तर। इस तरह देखा जाए तो अंग्रेजी अखबार तो 6-7 अखबार यहाँ पर उड़ीसा में आए। इसी दरमियान हिंदी के 2 अखबार भी उड़ीसा में आए, भुवनेश्वर से प्रकाशित होने के लिए। उसमें एक अखबार कलकत्ता से आया, करीब आज से करीब 25 साल पहले। तो जब आया तो 2-3 साल तो वो ठीक ठाक चला। 24-25 साल पहले जो आया था, 2-3 साल तो ठीक ठाक चला। फिर क्या जाने कैसे क्या हुआ, वो अखबार अपना बोलिया बिस्तर समेट कर वापस कलकत्ता चला गया। वापस फिर अखबार आया है 2006-7 को। फिर एक ग्रुप ने, एक सज्जन ने यह अखबार को वापस, उसी अखबार को लाके भुवनेश्वर में फिर इसकी स्थापना की, उसका प्रारंभ किया। करीब 13 साल तक चला या, लेकिन और उसके बाद वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सके। 12-13 साल तो उन्होंने खूब जैसे तैसे करके उसको चलाया। वजह यह है कि अखबार चलाना हर किसी का बस का काम नहीं है। यहां पर आज तक उड़ीसा में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट ने हिम्मत नहीं की अखबार चलाने की, अखबार प्रारंभ करने की, क्योंकि वह अखबारों से, अखबारी लाइन से उनका कहीं दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। जो सज्जन दोबारा जो लेकर आए सनमार को कलकत्ता से भुवनेश्वर, वो सज्जन एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाते थे कलकत्ता में। एडवर्टाइजमेंट के बारे में उनको अच्छा खासा तजुर्बा है, लेकिन पत्रकारिता के बारे में उनको तजुर्बा नहीं था। इसलिए वो जैसे तैसे करके 12-13 साल तो निभा दिए, चला दिए, लेकिन आखिर में उनको छोड़ना पड़ा। फिर उसको लिए एक सज्जन, और एक दूसरे सज्जन ने उस अखबार को दिया। वो सज्जन कटक के ही है और व्यवसायी समाज से है, एवं स्कूल ड्रॉप, उनकी क्वालिफिकेशन स्कूल ड्रॉप आउट। वो स्कूल से कॉलेज कभी गए नहीं, स्कूल में ही रह गए, वो अखबार लाइन में आ गए। अरे भैया, इस अखबार चलाना सबका बस का काम नहीं है। बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन अखबार में सक्सेसफुल होना बहुत बड़ा कष्टदायक काम है। तो वो अखबारी बात को समझ भी पाए होंगे, और उनके मंसूबे भी उस समय हम लोग सुने, उनके मंसूबे भी बड़े बड़े थे कि वो राज्यसभा में जाएंगे, टिकट लेंगे, शासक पार्टी से टिकट लेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ मीटिंग सीटिंग करेंगे, और अपना काफी कोटा, परमिट, लाइसेंस वगैरह हासिल करेंगे। इस तरह के मंसूबे उनके दिमाग में रहे होंगे, जैसा बाजार में हम सुनते हैं लोगों से।
सुनते आए। और 1.5 साल तक उन्होंने जैसे तैसे करके वो अखबार को चलाया। लास्ट में उन्होंने वो अखबार को छोड़ के तीसरे सज्जन एक है, सुनने में आता है, वो भी व्यापारी समाज से हैं और मेडिसिन का होलसेल ट्रेड उनका है। उनका भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता पत्रकारिता के संग में नहीं है। वो जैसे तैसे करके चला रहे। अब मैं और एक आपको बात बताऊं, इसी दरमियान करीब 6-7 साल पहले और एक अखबार भी भुवनेश्वर से प्रकाशित होने आया। वो छत्तीसगढ़ से आयातित है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ के बारे में उनको कोई उनको विशेष कोई जानकारी भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के इरादे से, लाभ कमाने के इरादे से वो यहाँ आके अपना अखबार प्रारंभ किए और 6-7 साल से वो जैसे तैसे करके चला रहे हैं। कोरोना काल में क्या हुआ कि जितने भी अखबार हैं भारतवर्ष में, सारे के सारे अखबारों की अवस्था बहुत खराब हो गई। सिर्फ एक गुजरात सरकार है जो कोरोना काल में पिछले मार्च 2020 के मार्च तक का सारा अखबारों के सारे पेमेंट्स एडवर्टाइजमेंट के बाबत में उन्होंने क्लियर कर दिया था। मार्च 31 तक के सारे पेमेंट उन्होंने अपने यहाँ के सारे अखबारों के पेमेंट क्लियर कर दिए थे एडवर्टाइजमेंट के बाबत। इसके अलावा भारतवर्ष में जितने भी स्टेट हैं, एक भी स्टेट ने पेमेंट क्लियर नहीं किया। किसी भी अखबार का अप टू डेट पेमेंट नहीं हुआ। अर्थात सालों से सरकारी विज्ञापनों का पेमेंट इनका झूला हुआ है सरकारी दफ्तरों में, और पेमेंट के लिए लोग जूतियां घस जाती हैं पेमेंट लाने के लिए। अखबारों के दफ्तर से लोग जाते हैं, वहां बाबुओं के पास बैठते हैं और बाबू लोगों के पास फंड नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं करके वो लोग इनको वापस भी कर देते हैं। अब क्या है, तो कैसे क्या किया जाए? अखबार चलाना तो आजकल बहुत मुश्किल का व्यापार है। तो वो लोग क्या किए, कोरोना काल में विशेषकर हम लोग सभी जानते हैं कि जितने भी अखबारों के जितनी सर्कुलेशन थी, जितनी इनकी खपत थी, जितने लोग इनको पढ़ते थे, वो करीब 25% से भी कम हो गए, 20% करीब आ गए। बड़े बड़े शहरों में केवल वो उनका प्रकाशन होता था। बाहर तो चूंकि ट्रेन का, बसों का आवागमन होता नहीं था, इससे सारे अखबार बाहर जाते ही नहीं थे। जहां पर छपता है उसी शहर में या उसके अगल बगल शहर में ये लोग अपनी गाड़ियों के द्वारा बेचते थे। 20% सर्कुलेशन के साथ में ये अखबार कोरोना काल में करीब 1 वर्ष तक बहुत ही मुश्किल से इन्होंने ये समय को व्यतीत किया है और आगे भी इनको अंधेरा ही दिखता है। विशेषकर हिंदी अखबारों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो ये लोग क्या किए, भुवनेश्वर से जो निकले 2 अखबार, ये लोग क्या किए, उस कष्ट को परास्त करने के लिए इन्होंने एक नुस्खा निकाला। क्या निकाला? अनेक अखबारों ने ये नुस्खा निकाला, इन्होंने भी ये नुस्खा अपनाया। क्या किए, इन्होंने अपने पेजेस की संख्या कम कर दी, पेपर की क्वालिटी घटिया कर दी। और आप तो सब जानते हैं, और जितने इनके स्टाफ थे, इनके पत्रकार, इनके सब स्टाफ, इनको भी क्या किए लोग, सैलरी किसी के हाफ कर दिए, किसी 1/4 कर दिए, किसी 1/3 कर दिए। ऐसे जैसे तैसे करके 1 साल इन्होंने पार किया। अब मैं आ रहा हूं दूसरी बात के ऊपर कि जो अखबार है, उड़िया के जो अखबार जिनका सब मैंने आपके सामने नाम लिया, ये सारे अखबारों के दफ्तर अपने खुद के हैं। कटक में समझिए, भुवनेश्वर में देखिए, बहुत सारी जगह इनके पास सरकार द्वारा भी जगह दी गई है, इनकी अपनी भी जगह है और खूब अच्छे से ये लोग चला रखे हैं। इनकी अपनी मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस अपनी है, सब कुछ है। ये जो 2 अखबार हिंदी के जो आए, ये 2 अखबार क्या किए, ये लोग भाड़ा के 2-3 कमरे भाड़ा की लेके ये लोग किराए में ही अपना ऑफिस चलाए। किराए में दूसरी प्रेस में जॉब वर्क करके, जैसा मेरी भी एक प्रिंटिंग प्रेस है कटक में, इन्होंने दूसरी सब प्रेस से कांटेक्ट करके किराए में ही प्रेस में लोग छपाए, जॉब वर्क में छपाए, किराए में ही इनके ऑफिस है, 2-3 कमरे की इनकी ऑफिस है और किराए में ही छपाए, किराए में ही इनकी ऑफिस भी है। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि इनकी अवस्था दिनों दिन, इनकी अवस्था बहुत पतली होती जा रही है, दिनों दिन इनकी सर्कुलेशन घटती जा रही है। ये पहले भी कभी भी इनकी सर्कुलेशन 8,000 से कभी ज्यादा नहीं थी। अब तो आप सोचिए, जितना मैंने आपको बताया कि 1/5 सर्कुलेशन बड़े अखबार की आ गई है, और जो छोटा अखबार है वो तो उससे भी बहुत कम, इसकी हालत बहुत ही खराब हो गई, घट गई है सर्कुलेशन। और जो भी बिकता भी है कि वो सिर्फ और सिर्फ कटक और भुवनेश्वर में, और बाकी दूसरी जगह तो ये जा भी नहीं पाता है। बाहर से आने वाले अखबार तो उड़ीसा में आ ही नहीं पा रहे हैं, चूंकि ट्रेनों का आवागमन अभी तक सुचारू रूप से हुआ नहीं है। इसी वजह से बाहर के अखबार यहाँ कटक में या भुवनेश्वर में आ नहीं पा रहे।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रिंट मीडिया के प्रति लोगों का आग्रह भी नहीं है। इसका कारण यह है कि आज जो घटना घटती है या घट चुकी है, उसके आप देखेंगे तुरंत घंटा आधा घंटा में के अंदर अंदर वो घटना को टेलीविजन में लोग देख लेते हैं, और उससे भी सहज सुलभ आज का साधन है डिजिटल मीडिया, जैसा क्रांति उड़ीसा डिजिटल मीडिया है। हम लोगों ने 1.5 साल के पहले 2019 11 अगस्त को टाउन हॉल में, कटक के टाउन हॉल में के प्रांगण में इसको आरंभ किया था। 1.5 साल हो गया इस डिजिटल मीडिया को, क्रांति उड़ीसा को आरंभ किए हुए। तो इसके माध्यम से हम लोग सारी देश दुनिया की खबर, कटक की, उड़ीसा की, सारी देश दुनिया की खबर हम लोग फटाफट देते हैं, वो भी फोटो के साथ में। तो लोगों को जब फटाफट खबरें मिलती हैं, फोटो के साथ मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, तो लोग क्यों इंतजार करेंगे एक दिन का? क्यों बासी खबर पढ़ेंगे दूसरे दिन अखबारों के जरिए से? और आज अखबारों की कीमत 6 रुपया 7 रुपया है, अर्थात अगर उसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो साल में सालाना कम से कम 2,500 रुपया होता है। 2,500 रुपया कोई भी आदमी जो समझदार आदमी है, जो व्यापारी आदमी है, जो समझदार आदमी है, साल में 2,500 रुपया खर्चा कोई नहीं करना चाहेगा। और वो भी फिर बासी खबर क्यों पढ़ेगा? जो खबर तुरंत जान लेता है, फोटो के साथ जान लेता है, उसी खबर को पढ़ने के लिए, जानने के लिए एक दिन या 24 घंटे का इंतजार क्यों करेगा 2,500 रुपया देकर भी? और डिजिटल मीडिया के हिसाब से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट खबर है, तुरंत खबर है। अब तो खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने क्रांति उड़ीसा वेब टीवी भी लॉन्च किया है पिछले सप्ताह, और अब आने वाले समय में आप लोग देखेंगे देश दुनिया में भी क्रांति उड़ीसा आप लोगों के सबके सहयोग से, सारे दर्शकों पाठकों के सहयोग से क्रांति उड़ीसा वेब टीवी का भी नाम होगा। और सभी आप लोग सदैव इसके साथ में सहयोग बनाए रखें, यही जगन्नाथ प्रभु से हमारी प्रार्थना है। आप देखते हैं कि क्रांति उड़ीसा जब से इसका उदय हुआ है, लाखों दर्शक इसके साथ में जुड़ गए हैं। इंग्लैंड, अमेरिका में भी जो लोग कटक उड़ीसा के जो लोग बाहर में गए हैं, उनको भी तरोताजा खबर, ताजा तरीन खबर उड़ीसा के बारे में, कटक के लोग भुवनेश्वर के बारे में चाहिए तो क्रांति उड़ीसा चैनल से इंग्लैंड, अमेरिका के लोग, जर्मनी, जापान के लोग भी पाते हैं। इस तरह लाखों आदमी इससे पहले भी जुड़े, क्रांति उड़ीसा डिजिटल मीडिया से जुड़ गए हैं। अब हम लोग आशा करते हैं कि लाखों आदमी आने वाले समय में आप सबके सहयोग से, कटकचंडी माता के आशीर्वाद से, श्याम प्रभु के आशीर्वाद से, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से दर्शकों की लाखों की संख्या इसमें होगी, और हम आपको तरोताजा खबर देने में कामयाब रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।